अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम साकिब अली है और लास्ट लेक्चर में हमने HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। बाकायदा इस लेक्चर से हमने HTML के टैग्स को स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हम टैग्स की डिस्कशन करेंगे। बहुत से ऐसे टैग्स को देखेंगे जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं और HTML के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ भी उनका किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से टैग्स हैं जो HTML के अंदर SEO पॉइंट ऑफ के लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल यूज़ किए जाते हैं। फिर सबसे पहले आपके पास आ जाता है हेडिंग टैग। बेसिकली अगर हम हेडिंग टैग की बात करते हैं तो हमारे पास HTML के अंदर टोटल 6 हेडिंग होती हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये असल में हेडिंग टैग्स आपके पास पेयर टैग हैं, यानी इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जो आपके पास हेडिंग 1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, हेडिंग 5 उससे छोटी, हेडिंग 6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। मेजॉरिटी में हम पहली 3 हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेडिंग 4, 5 और 6 का बहुत कम यूज़ किया जाता है। और अगर हम SEO पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी वेबसाइट के एक पेज के अंदर हार्डली एक H1 टैग का यूज़ किया जाए। आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हेडिंग टैग के लिए H1 टैग का सिर्फ एक ही टैग यूज़ हो, फिर उसके बाद H2 आ जाए, H3, H4 एज़ यूजुअल। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेडिंग्स को यूज़ करने के लिहाज से, हेडिंग को यूज़ करने के लिहाज से हमारे पास 6 हेडिंग को हमने देख लिया कि हमारे पास ये पेयर टैग्स होते हैं। अब इसका मतलब जो था कि आप एक पेज के अंदर H1 टैग को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये असल में जब आप किसी भी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO करते हैं तो ये उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ टैग यानी P टैग। P टैग भी आपके पास एक पेयर टैग है, इसमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। हम क्या करते हैं, जब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ कुछ लिखना होता है तो हम उसको P टैग के अंदर लिखते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो टैग आ जाते हैं बोल्ड टैग। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर हम किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा थिक हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, बोल्ड टैग के अंदर लिख देते हैं। बोल्ड टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग और उसके सेंटर में उस वर्ड को लिखते हैं हम बोल्ड टैग को। इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक टैग आ जाता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी आपके पास एक पेयर टैग ही है, इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हैं किसी पैराग्राफ के अंदर, ये सेम एज इट इज बोल्ड की तरह एक टेक्स्ट को मोटा कर देता है, थिक कर देता है। अब इनमें डिफरेंस बेसिक ये होता है कि जब आप किसी पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं तो ये गूगल के क्रॉलर को ये बताता है कि जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग जिसकी कैपेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ है। मतलब कि ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है SEO के लिहाज से। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टैग आता है इटैलिक टैग। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाए, थोड़ा सा उसमें तिरछापन ज़्यादा है, तो हम उसमें इटैलिक टैग का यूज़ करते हैं यानी I टैग। ये आपके पास पेयर टैग होता है, इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। जो भी टेक्स्ट हमने इटैलिक करना होता है हम क्या करते हैं, उसको इटैलिक टैग के अंदर लिख देते हैं। I टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में हम उस टेक्स्ट को लिख देते हैं। इसी तरह इससे रेलेवेंट, जिस तरह बोल्ड से रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग टैग है, इसी तरह इटैलिक से एक और रेलेवेंट टैग आता है एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज टैग का जो आउटपुट होता है वो इटैलिक की तरह ही है और ये भी आपके पास एक पेयर टैग ही है। जो एम्फसाइज टैग है, हम क्या करते हैं, एम्फसाइज टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखते हैं, फिर उसके अंदर उस टैग को लिख देते हैं जिसको हमने एम्फसाइज करना होता है। और जब हम लिखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, वो उस टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, थोड़ा सा तिरछापन दे देता है। लेकिन इटैलिक में और एम्फसाइज में फ़र्क आता है कि ये ज़ोर देकर, मीन्स दैट किसी पैराग्राफ के अंदर आप एम्फसाइज टैग का यूज़ करते हैं तो उस में जहाँ पर एम्फसाइज टैग लगा होगा उस वर्ड को, उस लाइन को जो गूगल का क्रॉलर है एम्फसाइज करके शो करता है। ठीक है, इनका आउटपुट कौन सा होता है, इटैलिक का और एम्फसाइज का सेम ही होता है। अब देखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जो कोई स्पेसिफाइड लाइन है उसको हम चाहते हैं कि वो थोड़ी स्मॉल होकर आए, उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम। एक तो तरीका है कि आप
CSS में जाकर उसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप स्मॉल टैग का यूज़ कर लें HTML के। HTML का जो स्मॉल टैग होता है वो भी आपके पास एक पेयर टैग ही है। इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। अब हमने लाइन को, जिस वर्ड को हमने स्मॉल करना है, हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल टैग के अंदर लिख देते हैं, और जैसे ही हम लिख देते हैं उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है काफ़ी। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टैग आ जाता है इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग ये भी आपके पास एक पेयर टैग है। इसमें भी आपके पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। आप क्या करते हो, किसी पैराग्राफ के अंदर एक चीज़ शो करवाना चाहते हो कि पहले लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं थी लेकिन बाद में हमने इंसर्ट की है इस वेबसाइट के अंदर। जब भी आप इंसर्ट टैग यूज़ करते हो, जो टेक्स्ट इंसर्ट टैग के अंदर लिखा होगा उसके नीचे एक अंडरलाइन शो हो जाएगी। ठीक है, आप करते हो इंसर्ट टैग लिखते हो, फिर उसके दरम्यान में जो भी टैग्स आपने इंसर्ट करना था वो आप लिख देते हो, तो आपके पास वो इंसर्ट टैग का बेसिक काम यही है कि इंसर्ट करना। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि कोई लाइन आप डिलीट करना चाहते हो, डेल करना चाहते हो, शो करना चाहते हो कि पहले मौजूद थी, अब यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, हमने कट कर दी है, तो उसके लिए हम डेल टैग का यूज़ करते हैं, यानी डिलीट टैग। डिलीट टैग भी आपके पास एक पेयर टैग है। इसमें भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। हमने जो टेक्स्ट डिलीट शो करना होता है, हम क्या करते हैं, उसको ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान डाल के लिख देते हैं। तो क्या होता है कि उसको स्ट्राइक थ्रो करते हुए एक लाइन शो की जाती है। वो स्ट्राइक थ्रो ये शो करती है कि ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं। अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिखनी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, हमने ये एक लाइन लिखनी है, यानी उसके सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, तो हम भी सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। यानी हम उसके लिए क्या करते हैं, ये भी हमारे पास एक पेयर टैग ही है। इसमें हम इसका पेयर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करें अगर हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, हम ये लिखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सुपर का टैग लगाएंगे SUP, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2, और इससे पहले हम लिख देंगे x, क्योंकि हमने इस x की पावर को 2 बनाना है। ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 1 समथिंग, ये ऐसे करके शो होगा। सिर्फ इतना आप ये गौर कीजिएगा, सिर्फ इस टैग की तरफ। ओके, सुपरस्क्रिप्ट टैग का काम सिर्फ ये है कि क्या करते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट के अंदर नंबर को हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक टैग आ जाता है सबस्क्रिप्ट टैग। अगर हम चाहते हैं कि उसके इंडेक्स में, यानी इसके नीचे की तरफ पावर है या इंडेक्स वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं सब, देन 2 हमने लिखना है, ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, और इस एक्स को यहाँ पर, तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। ये हमारे पास काम होता है सबस्क्रिप्ट टैग का। इसी तरह हमारे पास एक और टैग भी आ जाते हैं, लाइन ब्रेक टैग। ये हमारे पास एक नॉन पेयर टैग होता है, यानी इसके आपके पास ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा। लाइन ब्रेक टैग आपके पास असल में होता है BR टैग। BR टैग का यूज़ किया जाता है किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर एक पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये उस पॉइंट से ब्रेक किया जाए, तो वहाँ पर आप जैसे ही BR टैग लगाएंगे, जो नेक्स्ट लाइन्स होगी वो उससे अगली लाइन्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब कि एक लाइन ब्रेक कर दी जाएगी। और अगर आप फिर BR टैग लगाते हो वहाँ पर, तो फिर 2 लाइन्स ब्रेक हो जाएंगी, यानी 2 और लाइन्स की स्पेस आ जाएगी। आप जितनी बार BR टैग लगाते जाएंगे उतनी बार लाइन को ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल टैग, यानी HR टैग। HR टैग बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ये हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। ये हमारे पास एक नॉन पेयर टैग होता है। नॉन पेयर टैग होते हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, आप HR टैग लगाते हो, और जितनी बार आप HR टैग लगाते जाएंगे उतनी बार आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती जाएगी। नेक्स्ट टैग की तरफ अगर हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टैग आ जाता है कोटेशन टैग। कोटेशन टैग बेसिकली क्या करता है, अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी कोई कोड या अपना कोई लिखा हुआ कोई भी कॉन्टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको क्यू टैग के अंदर लिखते हो। क्यू टैग के अंदर लिखते हो, ये आपके पास एक पेयर टैग है।
इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। और जब आप पेयर टैग के अंदर इसके अंदर लिखते हो कोटेशन टैग के अंदर, तो क्या होता है कि आपने जो जिस टेक्स्ट के जिस लाइन के गिर्द कोटेशन टैग लगाया हुआ उसमें आपको डबल कोटेशंस उसके स्टार्टिंग में भी और एंड में भी मिल जाती हैं, जो चीज़ ये शो करती हैं कि इसमें जो ये लाइन लिखी गई है ये इस ऑथर की है या समथिंग है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे ऑथर के कोटेशन को, कोड को या साइड को हाईलाइट करना चाहते हो, कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, तो फिर आप ब्लॉक कोड टैग का यूज़ करते हो। ब्लॉक कोड टैग आपके पास एक पेयर टैग है, यानी इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। जब आप ब्लॉक कोड टैग का यूज़ करते हो, उसके अंदर टेक्स्ट सारा लिख देते हो, तो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से कुछ स्पेस उसको ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, ब्लॉक कोड टैग का इस तरह यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है एड्रेस टैग। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एड्रेस देना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। और एड्रेस टैग भी आपके पास एक पेयर टैग है, यानी इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है। आप क्या करते हैं, जब एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं, जब एड्रेस आप लिख देते हैं, तो आपके पास जो आउटपुट होता है वो टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक, थोड़ा सा तिरछापन उसमें आ जाता है। आप एड्रेस टैग नहीं यूज़ करते, आप सिर्फ पैराग्राफ टैग यूज़ करके उसमें एड्रेस दे देते हैं, जब भी ठीक है। लेकिन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर आप एक एड्रेस लिख रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप उसको एड्रेस टैग के अंदर ही लिखें। ठीक है, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टैग आता है, जो हमने डिस्कस करना है, बीडीओ टैग, यानी बाय डायरेक्शनल टैग। अभी देखिएगा, जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, या तो वो लेफ़्ट टू राइट होता है या तो वो राइट टू लेफ़्ट होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, जो वीडियो टैग है आपके पास एक पेयर टैग है, मीन्स इसका ओपनिंग भी है और इसका क्लोजिंग भी है। आप वीडियो टैग लगाते हो, फिर उसमें एक एट्रीब्यूट दे देते हो DIR का। अगर आप DIR में वैल्यू देते हो LTR, यानी लेफ़्ट टू राइट, तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट टू राइट शो किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप उसमें DIR एट्रीब्यूट के अंदर RTL वैल्यू दे देते हो, यानी राइट टू लेफ़्ट, तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो पैराग्राफ होगा, वो राइट टू लेफ़्ट शो किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टैग्स है जो आज के लेक्चर में हमने कवर करने थे। अब क्या करते हैं, हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाते हैं और इसको बाकायदा डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट टैग हमने डिस्कस किया है, वीडियो टैग, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस होगी। इसको प्रैक्टिकली आपने खुद कॉन्सेप्चुअल करना होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट में दीजिएगा, इसको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जो वीडियो टैग है ईजी है, कॉन्सेप्चुअल होगा। बाकी सारे टैग्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वीडियो टैग आपके लिए टास्क होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर।